दोस्तों, अगर आपको सुंदर लगना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो होती है बालों की। हर किसी को चाहत होती है कि उसकी काली जुल्फ़ें, लहराती हुई जुल्फ़ें हों, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा होता है कि कई बार आपके बाल चले जाते हैं और फिर आपके दिमाग में सबसे पहले कुछ क्रीम आती हैं, कुछ शैम्पू आते हैं, लेकिन उसके बाद आप जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक्सपर्ट से बताने वाले हैं कि आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो कहाँ पे कराना है, कब कराना है, क्यों कराना है। इन सारे ही सवालों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं इसका जवाब देने के लिए डॉक्टर ध्वनि सक्सेना। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर ध्वनि, सबसे पहले तो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन लोग कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है, क्योंकि लोग कहीं पे भी जाते हैं, कभी डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो जब भी जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि आपके पास क्या है, बस खाली बाहर एक बोर्ड देखा और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चले गए। तो आपकी अगर बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट कौन लोग कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं इसके? हेलो अनुराग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो उठाया है एंड एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है जो जिसको बोला जा सकता है। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार सिर्फ एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और एमसीएच प्लास्टिक सर्जन, ओरो मैक्सिलो सर्जन जो डेंटिस्ट्री में आता है, सिर्फ ये 3 स्पेशलिटी है, ब्रॉड स्पेशलिटी जो ट्रांसप्लांट करने के योग्य है। इसके अलावा और कोई भी डॉक्टर और स्पेशली अनट्रेन्ड प्रोफेशनल जो अगर ट्रांसप्लांट करता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ क्राइम, इसको क्राइम कहा जाता है। अच्छा, इसको करने के लिए ये तो आपने बता दिया कि कौन लोग कर सकते हैं, तो यानी अगर किसी को भी कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो उसको फिर इन 3 में से किसी के पास जाना चाहिए अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल, क्या बस बाल झड़े या झड़ने शुरू हुए और तुरंत पहुँच जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए? यस, जैसे हेयर लॉस होता है वो स्टेजेस में होता है, फर्स्ट से लेके 6 स्टेज तक। तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो स्टेजेस है ये अर्ली स्टेजेस मानी जाती है। यहाँ पे अगर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो अपनी प्रोग्रेस को हॉल्ट कर सकते हो। जो एक स्टेज 6 तक आप ना पहुँचो, आप उसके लिए वर्क कर सकते हो। तो मेडिकेशन से या हेयर रिस्टोरेशन प्रोसीजर्स जैसे कि प्लेटलेट रिच पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, हेयर एक्सोसोम्स, इनके द्वारा भी बाल लाए जा सकते हैं। या अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो अर्ली स्टेजेस में कि आप 3rd या 4th स्टेज पे हो, आपके कम ही बाल लॉस हुए तो अपनी सिर्फ हेयर लाइन पे ट्रांसप्लांट करा सकते हो। या सिर्फ जो जैसे कि कॉमनली देखा जाता है कि क्राउन से बाल चले गए तो सिर्फ वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो इतना एक्सटेंसिव प्रोसीजर आपको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इस पर जल्दी काम करते हैं तो। यानी अगर किसी को शुरुआत में जैसे थोड़े से बाल झड़ने लगे तो ये नहीं कि आप दौड़ के पहुंच जाओ और हेयर ट्रांसप्लांट कराने लगो, पहले आप उसके स्टेज वाइज प्रोसेस होते हैं, स्टेज वाइज आप वर्क करो तो आप उस पर, तो ये हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए, ऐसा हो सकता है। चलिए, अगर वो स्टेज आ ही गई और शुरुआत में लोगों ने कोशिश किया पहले, अच्छा चलिए पहले ये पूछ लेते हैं कि जो उससे पहले के स्टेज पे क्या कर सकता है कोई पेशेंट, या जिसके बाल झड़ रहे हैं वो क्या कर सकता है? पहले तो जैसे बाल झड़ते हैं तो इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन ना ले या फेसबुक से इंस्पिरेशन ना ले। बहुत लोग अपने, हम लोग की वीडियो देखें ये वाली इस तरह की, लेकिन उस तरह के, हाँ मतलब एक्सपर्ट की वीडियोस देखें और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से ना लें। जी बताइए। कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स से बहुत प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि आजकल कुछ हेयर ऑयल आया है एक स्पेसिफिक कि आप मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया उसको बेनिफिट हुआ तो आप भी करो, या घर पे ऑयल बना के यूज़ कर लो। ऑयल इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बट एक्चुअली इससे सिर्फ बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे बालों की ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि हेयर लॉस हो क्यों रहा है, वो आपका जेनेटिक पैटर्न है एक, कि अगर आपके फादर को या ग्रैंडफादर को या मैटरनल साइड के ग्रैंड पेरेंट्स को हेयर लॉस है तो आपके जीन्स में आपको मिलेगा। कोई भी ऑयल या शैम्पू लगाने से ये बाल वापस नहीं आएंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करना कि हाँ मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल थिंड आउट हो रहे हैं और मुझे एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ना कि कोई
प्रोडक्ट की जो मेरे दोस्त ने यूज़ कर लिया या मेरे चाचा ने यूज़ किया और उनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि सबका हेयर लॉस अपने ऊपर डिपेंड करता है, सबका कॉज अलग है। फीमेल्स के कॉजेज़ अलग होते हैं, जैसे उनका आयरन कम है या थायराइड प्रॉब्लम्स है तो उनके इस पैटर्न में बाल जाते हैं, लेकिन मेल्स के जेनेटिक पैटर्न से जाते हैं, कभी स्ट्रेस की वजह से। तो वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको किस पैटर्न का हेयर लॉस है और इस प्रॉब्लम में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहला और फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। क्या कुछ बाल बाहर से लिए जाते हैं? ट्रांसप्लांट कैसे होता है? मतलब क्या जो आया है ट्रांसप्लांट कराने उसके खुद के बाल होने चाहिए या बाहर से आप लोग मंगाते हो? कैसे करते हैं इसमें? जैसे पेशेंट हमारे पास आता है ट्रांसप्लांट के लिए, पहले तो हम पूरा इवैल्यूएशन करते हैं उसको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं कि ब्लड टेस्ट है, ECG टेस्ट करते हैं कि उसका हार्ट ये सर्जरी झेल पाएगा। दूसरी बार जब वो एक्चुअली हमारे पास आता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू चलते हैं। पहले उसका वेट कैलकुलेट करके कि उसकी फ्लूइड लेवल देखते हैं कि कितनी फ्लूइड उसको ज़रूरत होगी, कितना एनेस्थीसिया ज़रूरत होगा। उसके पार्ट्स को प्रिपेयर करके फिर उसका जो डोनर एरिया है, जो पीछे के एरिया होता है, वहीं से बाल आगे लगाए जाते हैं। उन्हीं बालों को यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आपका स्टेज है उस पर डिपेंडेंट है कि अगर आप 4th या 5th स्टेज के हो तो आपको बहुत सारे ग्राफ्ट्स यानी कि बहुत सारे बालों को निकाला जाना पड़ता है, उनको ही क्लीन किया जाता है। तो जैसे 6 से 7 हज़ार ग्राफ्ट्स पीछे से आपके डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं पंचिंग मशीन से। उन ग्राफ्ट्स में से जो बाल स्ट्रॉन्ग है, जिनकी रूट्स अभी तक इंटैक्ट है, उन्हीं को क्लीन करके फिर आगे आपके पैटर्न में, आपका जो ओरिजिनल पैटर्न है बालों का, एक हेयर लाइन होती है, उसको क्लीन करके फिर वहाँ इम्प्लांट किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसीजर है एक टीम के साथ होता है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो एनेस्थीसिया दे रहा है, जो पंच कर रहा है, उसके बाद एक क्लीनिंग के लिए एक स्टाफ होता है, उसके बाद एक इम्प्लांट टेक्नीशियन होता है जो आपके बालों को इम्प्लांट करता है। फिर आपको पोस्ट ऑप प्रोसीजर रूम में रखा जाता है, पहले आपके वाइटल्स वगैरह देखे जाते हैं। तो इस तरीके से 6 से 7 घंटे का पूरा प्रोसीजर होता है। जो आपका डोनर एरिया है उसकी बैंडेज की जाती है, उसको चेक किया जाता है कि वो हेल्दी है। आपका जो रेसिपिएंट एरिया है उसके लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं कि आपको किस तरीके से इनका ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव और टेक्निकल प्रोसीजर है जो एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है इसको। इसमें क्या कुछ ऑपरेशन होते हैं या क्या होता है? कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे प्रिक्स लगाने पड़ते हैं, कैसे होता है वो? जैसे पहले लोकल एनेस्थीसिया देके आपके डोनर को इवैल्यूएट करते हैं, जो आपके पीछे के बाल हैं उनमें मल्टीपल प्रिक्स मतलब मल्टीपल पंच और मल्टीपल होल्स बनाए जाते हैं। अगर आपको 8 से 9 हज़ार ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है तो 8 से 9 हज़ार होल्स पीछे क्रिएट किए जाते हैं। उन्हीं से आपका बाल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आपका डोनर हेयर है जहाँ से ग्राफ्ट निकाला जाता है, वहाँ पे इतने सारे प्रिक्स लगा के उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इतने सारे मतलब होल्स बनते हैं आपके स्कैल्प में, जो आपका डोनर एरिया है, उस तरीके से किया जाता है। तो मतलब जो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है उसमें सबसे पहले तो ये कि जब आपके बाल गिरने शुरू हो जाएं आप उसी समय हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मत भागिए। उससे पहले के जो प्रोसेस होते हैं उसको देखिए, हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए। दूसरा, आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएं जिसके पास डिप्लोमा है या जो ऑथराइज्ड है इसको करने के लिए, उसके पास ही जाएं। और तीसरा ये कि आपके खुद के बाल होने चाहिए पीछे की तरफ थोड़े, ताकि डोनर उससे ले सके। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सपर्ट की राय थी कि किस तरह से अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप करवा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ एक मेहमान और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पैसा कितना लगता है, इसमें कितना खर्चा आता है, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए है, किस तरह की ओटी होनी चाहिए। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष विश्नोई। उनसे बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर मनीष, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब तक तो हम लोग को पता चल गया कि किस तरह से होता है, क्या होता है, लेकिन अब एक हॉस्पिटल में आ गए, वहाँ पर किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? क्या मतलब एक कमरे में ही ये हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है या बहुत सारे इसमें संसाधन लगते हैं या ओटीज़ होती हैं? क्या होता है पूरा प्रोसेस इसका? कोई भी तरह का ट्रांसप्लांट उस पर्टिकुलर अंग के लिए सबसे लास्ट प्रोसीजर माना जाता है। आप बॉडी के किसी भी अंग की बात करें
तो उसका जब भी हम ट्रांसप्लांट की बात करेंगे तो वो एक जटिल प्रक्रिया ही मानी जाती है। उसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट भी एक बहुत सेंसिटिव और जटिल प्रक्रिया है। और ये एक अकेली हेयर ट्रांसप्लांट एक अकेली ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर है, ऐसी सर्जरी है जिसमें आपको कई सारे हजारों कट्स लगते हैं और उनका कोई भी तरह का क्लोज़र नहीं होता। मतलब जैसे हम लोग का कट गया तो उसमें हम लोग टांके लगे जाते, सूचर लग तो गया। ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं हेयर होता। ट्रांसप्लांट में आपके जहाँ सपोज़ एक मेरा ये 10 बाई 10 का डोनर एरिया डॉक्टर ने सेलेक्ट कर लिया, उसने उस एरिया से जो हेयर है, बाल का फॉलिकल है, वो एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक पंचिंग मशीन के थ्रू ऐसे ऐसे। तो पहले तो वो एक होल क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर वो ग्राफ्ट एक मीडियम में रखे जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं और एक तरह से आप कहिए कि उनको साफ़ सफाई की जाती है, एक बहुत स्टराइल मीडियम में रखे जाते हैं। फिर वो ग्राफ्ट को जिस एरिया में आपके बाल नहीं है वहाँ पर मल्टीपल कट्स किए जाते हैं, कट 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 कट, और वो हज़ारों में होते हैं। उन कट्स के अंदर फिर वो एक एक ग्राफ्ट बहुत प्रिसाइजली प्लेस किया जाता है। तो और उसके बाद जो डोनर एरिया है जहाँ से बाल लिया गया है वहाँ पर तो ड्रेसिंग की जाती है, बट जो एरिया जहाँ पर हमारे ग्राफ्ट लगाए गए हैं उस एरिया में कोई भी ड्रेसिंग नहीं की जाती। वो तो वो ऐसे ही ओपन रहता है। ओपन रहता है। तो मतलब उसको क्या मान लिया जाए कि जैसे कोई कट लग जाता है, हाँ, तो उसको हील कर दिया लेकिन फिर हमने उसमें स्टिचेस नहीं लगाए, Yes. ऐसे ही छोड़ दिया हाँ। उसे। अच्छा, उसका वजह ये है कि अगर हम उसमें कोई भी तरह की ड्रेसिंग करेंगे तो उस कॉटन या उस गॉज के साथ वो हेयर फॉलिकल ही निकल जाएगा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसको एक स्पेशली डिज़ाइंड एक कैप होती है जिसको यहाँ पर लगाकर यहाँ से टेपिंग की जाती है ताकि वो इन्वायरमेंट वहाँ पर कांटेक्ट फ्री रहे। और वो कैप भी जो होती है वो इस तरह से डिज़ाइंड होती है कि वो आपके इसके सरफेस को वो टच नहीं करती है। वो एक तरह से जैसे शेफ लगाते हैं, हाँ हाँ, लॉन्ग थोड़ा सा सर से ऊपर रहता है, वो उस तरह से बनाई जाती है। तो जो इतना संवेदनशील प्रोसीजर है और जिसमें इतने सारे आपको प्रिक्स लगते हैं, कट्स लगते हैं, और जो ये एरिया है जो हमारा पूरा जो स्कल है, जो हमारा फेस है, ये एरिया हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पर। मतलब आपको पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ब्लड का फ्लो और सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स और कैपिलरी इसी रीजन में होती हैं, यहाँ से ऊपर। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है उतना ज़्यादा वहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो सकते हैं, उतना उसकी हीलिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बट इसका एक रिस्क भी है, जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो रहेगा, अगर वहाँ पर वो इन्वायरमेंट इन्फेक्टेड है, वहाँ पर स्टरलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग वहाँ से बराबर आ जा रहे हैं, एक प्रोसीजर और दूसरे प्रोसीजर के बीच में कोई गैप नहीं है। ऐसे इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट्स में से जब बैक्टीरिया उस ओपन वुंड में जमा होते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचते हैं और पूरी बॉडी में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। मतलब इसके लिए प्रॉपर एक ओटी, जो जैसे हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में पूरी एक फुल फ्लेश्ड ओटी होती है, वो ओटी होना बहुत ज़रूरी है। उसको हम लोग हमारी भाषा में मॉड्यूलर ओटी बोलते हैं। अच्छा। और एक मॉड्यूलर ओटी बनाने के अपने आप में बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिसको हम लोग हॉस्पिटल ऑनर फॉलो करते हैं। और हमारा तो NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, तो NABH अपने आप में भारत की एक सर्वोच्च संस्था है जो हॉस्पिटल्स को प्रमाणित करती है कि ये हॉस्पिटल्स ने हाइजीन और पेशेंट सेटिस्फेक्शन में बहुत गुणवत्तापूर्ण काम किया। तो एक NABH हॉस्पिटल होने के नाते हम लोगों ने जो एक मॉड्यूलर ओटी का सेटअप किया है वो पूरी तरह से 100% मॉड्यूलर ओटी है। और हर एक सर्जरी से पहले, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो या कोई
कोई न्यूरो सर्जरी हो या कोई और भी कॉस्मेटिक सर्जरी हो, फेस की सर्जरी हो, हर एक सर्जरी से पहले ये 100% इंश्योर किया जाता है कि जो ओटी का एनवायरनमेंट है वो 100% बैक्टीरिया फ्री है। अब एक बहुत बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, लेकिन अब हमारे दर्शकों को तब तक ये बात पूरी नहीं होगी जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इसमें खर्चा कितना आता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐड देखने को मिल जाता है 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट, 40,000 में, तो क्या वाकई में उतने में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है? देखिए, ये एक तरह का बड़ा एक मार्केटिंग गिमिक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में लोगों को सुंदर दिखने की चाहत तेज़ी से बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन इमेज के लिए बहुत जागरूक है। तो इस तरह के सिचुएशंस में इस तरह के प्रोसीजर्स की डिमांड अचानक से बढ़ी है, और ख़ास तौर से जो मेट्रो शहर के अलावा जो और छोटे शहर है वहाँ पर इस तरह के चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसको कैश कराने के लिए इस तरह के बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं जो अनस्किल्ड हैं, नॉन क्वालिफाइड हैं और जिनके पास कोई भी तरह का सेटअप नहीं। वो लोग सिर्फ़ एक कॉस्ट का, पैसे का एक लालच, जैसे चूहे को फंसाया जाता है मच्छर उसके चूहेदानी के अंदर रोटी का टुकड़ा घी लगाकर, तो वैसे ही ये प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको 30,000 रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, 50,000 रुपये में ट्रांसप्लांट। लेकिन वो संभव नहीं है। अगर एक हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर की सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए, उसमें लगने वाले 5-7 लोगों की टीम के परिश्रम को कैलकुलेट किया जाए, वो डॉक्टर के पूरे दिन का एक कॉस्ट किया जाए, तो भी ये कॉस्ट में नहीं आती है। अगर एक आपको जेन्युइन अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, जो आप वाकई में चाहते हैं कि जो सफल रहे, आपके जीवन से खिलवाड़ नहीं हो, तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट इसका एक बहुत अच्छा समाधान ये है कि आप जो लोग के बाल अभी पूरी तरह से नहीं गए हैं, तो वो बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर ना करें कि अगर समय रहते वो लोग थोड़े से सचेत हो जाएं, तो छोटे छोटे पार्ट में हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है जिसको हम लोग हेयर रिस्टोरेशन कहते हैं। वो एक तो बहुत जल्दी होने वाला प्रोसीजर है, उसमें सामान्यतः 500 से लेके 1000 ग्राफ्ट तक होते हैं। उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, उसमें सर्जरी में लगने वाला टाइम भी बहुत कम है। तो जब हमारे रिसोर्सेज और हमारी कॉस्ट कम उसमें इन्वॉल्व हो रही है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो लोग जिनके पूरे बाल जा चुके हैं वो तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाएंगे। बट जो लोग का अभी बालों का गिरना या बालों का अभी क्षरण हुआ है या जिनके बाल थोड़े कम हुए, तो बजाय वो कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट की बजाय हेयर रिस्टोरेशन के लिए जा सकते हैं। उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। वो चीज़ एक बहुत सफल, साधारण और बहुत ही कम खर्च में होने वाली प्रक्रिया है। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट अपना कराना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसी बातें ज़रूरी हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जान लीजिए, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। और सबसे बड़ी बात ये, जो छोटे छोटे ऐड दिखाई पड़ते हैं या आप कहीं पे इंस्टाग्राम पर या कहीं पे देख लेते हैं 30,000, 40,000, 50,000, वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर जाने से आपकी जान का खतरा हो सकता है। ये एक बहुत ही प्रोसेस एक ऐसा है जिसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स लगते हैं, स्पेशलाइज्ड ओटी लगती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर सावधानी के साथ अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हम डॉक्टर मनीष विश्नोई का जो एड्रेस है, वो फ़ोन नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सारी जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और अगले पॉडकास्ट के लिए हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।